जो आज ही ज्वाइन हुए उनको क्या बोल रहे हो? अरे जो आज ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को समझ में वैसे नहीं आएगा, पर आप लोग सर कोशिश जो कर लो। आज अभी और जो टॉपिक के उसकी बीच पहले में चल की पाएगा। रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है? आज रिकॉर्डिंग ऐसे ही कर रहा हूँ। आज रिकॉर्डिंग ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो जो लोग शुरू से आ रहे हैं थोड़ा उन्हीं को समझ में आया, क्योंकि बीच में से इलेक्ट्रोस्टैटिक समझना थोड़ा मुश्किल काम, बट फिर भी आप कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत आ जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? ड्यू टू स्फीयर। अब सुन लीजिए बच्चों, स्फीयर और पॉइंट में क्या अंतर होता है? एक बात मेरे को बताइए, स्फीयर और पॉइंट में क्या अंतर होता है? वैसे तो आप कह सकते हैं कि सर दोनों एक ही होते हैं, बट क्या अंतर होता है कि पॉइंट का कोई साइज होता है क्या? पॉइंट का कोई साइज होता है? नहीं। पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, बट स्फीयर का क्या होता है? आपका साइज भी होता है। तो अगर वो कहेंगे कोई स्फीयर की रेडियस r है, 2r है, 3r है, मतलब वो स्फीयर है, बट पॉइंट है, तो वो कभी साइज की बात नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर में, स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पढ़ना हो तो बच्चों हमारे पास दो केसेस होते हैं। स्फीयर के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास में दो केसेस होते हैं। कौन कौन से केसेस होते हैं, ध्यान सुनना। ड्यू टू, सबसे पहला हमारे पास में होता है कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर कौन होते हैं? मेटल। तो एक हमारे पास होता है कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बोलो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटिंग स्फीयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब मेटल, मेटालिक स्फीयर होगा, और नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग। मूलभूत आत्मा वही है, मूलभूत हमारी इस टॉपिक की आत्मा वही है कि अगर आप किसी भी चीज को चार्ज दोगे तो उसके कारण आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये समझने के लिए, कि कंडक्टिंग में क्या केस बनेंगे, नॉन कंडक्टिंग में क्या केस बनेंगे, थोड़ा सा हमको कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे जाना होगा। इवन दो ये चीज आप लोगों ने सुनी होती, सभी ने बचपन से। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो चार्जेस को क्या करें? कंडक्टर क्या होते हैं? जो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करें। सहमत हो? ये कहते हैं ना, कंडक्टर सही होते हैं कि नहीं होते, बताइए। बट जो इंसुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं? वो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी नहीं करते। सहमत हो? हाँ सर। है ना? अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था, बहुत से लोग 99% बच्चों के दिमाग में गलतफहमी क्या होती है, उनको लगता है कि इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बताया था। कैन इंसुलेटर बी चार्ज? यस और नो? यस यस सर। बताए थे ना। सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या याद रखना, कौन सा? क्या कंघे को चार्ज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। हाँ इंसुलेटर कैन बी चार्ज, कंडक्टर्स कैन बी चार्ज, दोनों को चार्ज कर सकते हैं। फर्क क्या होता है कि कंडक्टर से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो जाता है। बोलो सहमत हो? बट इंसुलेटर से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो नहीं होता। और कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो कंडक्शन और इंडक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया। बोलिए, सही है? चलिए, अब इसके बारे में आगे समझने के लिए आपको प्रॉपर्टीज कुछ जानना बेहद जरूरी है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत शॉर्ट में लिखाऊंगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज फॉर कंडक्टर एंड इंसुलेटर?
तो बुक में 2-4 प्रॉपर्टी का भी अलग अलग लिख सकते हैं। जो मुख्य प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों? मुख्य प्रॉपर्टी क्या है उसको आप लोग अच्छे से हाईलाइट करके लिखिएगा। मुख्य प्रॉपर्टी क्या है? कि चार्ज हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि वॉल्यूम पर, ना कि वॉल्यूम में। अभी लिखते जाइए फिर समझाऊंगा। पहले लिख लीजिए, चार्ज फॉर द कंडक्टर द चार्ज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नॉट ऑन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अगर इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, हिंदी में लिखोगे तो बेहतर होगा। चार्ज हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, लिखेंगे बच्चों, ना कि वॉल्यूम में। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बट इंसुलेटर, फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर की सरफेस एंड वॉल्यूम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंसुलेटर की सरफेस एंड वॉल्यूम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। साथ साथ अभी लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ क्या बात कर रहा हूं मैं आपको। पहले मेरे साथ साथ लिख दीजिए। दैट मीन्स फॉर कंडक्टर only sigma is defined अब जो लोग शुरू से आ रहे हैं उनको समझ में, जो लोग छुट्टी मार मार के आ रहे हैं भाई, दिवाली की उसमें छुट्टियां तो आप लोग मार रहे हो, ठीक है, बट इसका नुकसान भी भाई आप ही को झेलना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो बाद में आप लोग बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे आज भी छुट्टी पे हैं बहुत सारे लोग छुट्टी पे तो चल ही रहे, दिवाली पे कुछ नहीं कर सकते भाई। तीनों पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? फिर समझाता हूँ बात क्या है। मोटी मोटी बात यह है कि आप लोग इतना बस कम से कम 4-5 बार दिमाग में उठा लीजिए कि कंडक्टर या मेटल, मेटल के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं। चार्ज हमेशा मेटल के सरफेस पर ही रहता है, बट इंसुलेटर की सरफेस पे भी हो सकता है और वॉल्यूम में भी हो सकता है। क्यों, वो मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब अगर चार्ज सरफेस पे रहता है, क्या बताया था पहले, सरफेस पे अगर चार्ज रहता है तो कौन सी डेंसिटी डिफाइंड होती है? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट अगर वॉल्यूम में भी होता है तो रो भी, मतलब कंडक्टर के लिए सिर्फ सिर्फ सिग्मा डिफाइंड होती है, कंडक्टर के लिए कभी रो डिफाइंड नहीं होती। कभी रो को कंडक्टर के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्यों नहीं होता बताऊंगा। बट इंसुलेटर के लिए दोनों, सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है और हॉलो भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। एग्जांपल बताऊंगा तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी पूरी तरह से, अच्छी तरह से। एग्जांपल लीजिए, लेट अस टेक टू बॉल, लेट अस टेक टू मेटल बॉल्स। अगर मेटल बॉल लिए मतलब मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स को क्या बोलते हैं? दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। Yes, sir. तो बच्चों दो मेटल की बॉल ले लो, मेटल जो भी आपको पसंद हो। दिवाली है तो सोना लोग बहुत पसंद करते हैं, तो दो मेटल गोल्ड बॉल्स ले लीजिए। दोनों में फर्क क्या देखिएगा, ये बॉल नंबर ए, बॉल नंबर
B. This is what? Hollow gold ball. And this is what? ऐसा कर दिया मतलब सॉलिड। तो एक सोने की खोखली गेंद है और एक सोने की सॉलिड गेंद है। बच्चों खोखली का मतलब क्या होता है? खोखली है मतलब क्या अंदर सोना होगा? नो सर, खाली होगा। नो सर, सर खाली वो सरफेस रहेगा। खाली जगह पे तो चार्ज नहीं दे सकते ना भाई। अगर खोखली बॉल है मतलब ये तो खाली है, तो खाली जगह कहाँ से चार्ज दोगे? तो बच्चों अगर मैं इस मेटल की मतलब इस सोने की बॉल को अगर चार्ज दे दूंगा, ध्यान सुनना, अगर हॉलो मेटल बॉल को चार्ज दे दूंगा तो वो चार्ज कहाँ संभव है? चार्ज कहाँ देना संभव है? सरफेस पर। सरफेस। इसमें तो कोई दो मत नहीं, इसमें तो मुझे समझाने की कोई बात नहीं थी। मतलब जो भी चार्ज आप दोगे, द होल ऑफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, लेट इट बी क्यू। अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ये स्फीयर की रेडियस आर है, चलो और भी बात कर लें, सरफेस पड़ता है तो कौन सी डेंसिटी निकलती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सही है क्या? क्या होता है सिग्मा का फॉर्मूला? दोनों फॉर्मूले बताए थे, डिफरेंशियल फॉर्म में भी और नॉन डिफरेंशियल फॉर्म में भी। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर बोलिए यूनिट बच्चों से। लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, dq by dA। गलत नहीं बोलना। हाँ, दोनों। अब dq बाई ये भी बताया था, याद कर लो पुराने वो क्वेश्चंस को। तो dq बाई डी कब लगाते हैं और q बाई a कब लगाते हैं? मैंने दोनों क्वेश्चन बताए थे। अगर चार्ज डेंसिटी कैसी हो, क्या बताया था? नॉट वेरिएबल, यूनिफॉर्म हो तो क्यू बाय। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस को, कॉपी के क्वेश्चंस को फिर से करिएगा। आप लोगों का यही आज का होमवर्क भी रहेगा, कॉपी के क्वेश्चंस को फिर से करिएगा। उन क्वेश्चंस को बार बार करना जरूरी है। तो चूंकि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा को क्या लिख देंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर नॉन यूनिफॉर्मली होती तो dq बाई डी। एरिया कितना लिखोगे? स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। सही है? सरफेस एरिया यही होता है। अब सोचिए, तो हॉलो, जब बच्चों जब हॉलो खोखली सोने की बॉल है तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सरल सी बात है। जो भी चार्ज लोगे वो चार्ज पूरा सरफेस पे। बट अगर बच्चों ठोस सोने की बॉल ले लूं, ठोस मतलब सॉलिड, बोलिए अगर सॉलिड सोने की बॉल ले लूंगा तो सॉलिड में चार्ज कहाँ कहाँ दे सकते हैं? क्या सॉलिड के अंदर भी माल होता है? माल मतलब गोल्ड मेटल। तो क्या सॉलिड के अंदर तक हम लोग चार्ज को दे सकते हैं? सोचो, आप लोगों को Yes, काम दिया है कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने आपको बोला यार मेरे पास ये सोने की ठोस बॉल है, एक काम करो ना, इसको पूरा सॉलिड है तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज दे दो। दे दो, आप तो दे दो जाके। आपने सॉलिड बॉल के वॉल्यूम में चार्ज दे दिया। अभी सुनना क्या बोल रहा हूँ। तो आपने क्या किया बच्चों कि सॉलिड बॉल के वॉल्यूम में खचाखच जाके चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दिया? तो टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो कितना है? क्यू की जो भी वैल्यू होगी वो दी। 10 कूलम का चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सॉलिड गोल्ड बॉल। अब प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि वो मेटल बॉल है, तो मेटल बॉल है तो वो चार्जेस को कंडक्ट कर सकती है। कंडक्ट मतलब, कंडक्शन का मतलब क्या हो सकता है? एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। क्या बोलते हो, सही है क्या? बोलो। yes sir। क्यों? तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मेटल की सॉलिड बॉल पे आपने वॉल्यूम, अभी चार्ज कहाँ बटा है, सरफेस पे कि वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में। अगर वॉल्यूम में चार्ज दे भी दिया तो होगा क्या? सारे के सारे पॉजिटिव है, क्या सब ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करने लग जाएंगे दूसरे को? सोचिए, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करने लग जाएंगे? एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, और एक दूसरे को रिपेल करते करते कहाँ पहुंच जाएंगे? तो सारे चार्ज, सरफेस पर। हाँ सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते करते ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएंगे? दे विल ऑटोमेटिकली मूव टू द सरफेस। अब आप बोलोगे सर रिपेल करते करते ऐसा तो नहीं होगा कि सब स्फीयर से बाहर निकल जाएंगे? तो ऐसा भी नहीं है, हाँ। बट अगर ध्यान से सुनना, अगर आपने
जबरदस्ती, अगर आपने जबरदस्ती कोई सॉलिड बॉल के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया, तो चूंकि वो कंडक्टर है तो वो सारे रिपल्सिव के कारण ऑटोमेटिकली कहां पर अरेंज हो जाएंगे? सरफेस पर। अरेंज्ड ऑन द सरफेस। इसका मतलब चूंकि कंडक्टर है, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट कि चूंकि कंडक्टर है तो जो चार्ज होगा वो हमेशा कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सरफेस पे, नॉट ऑन द वॉल्यूम। इसलिए क्या किसी कंडक्टर मेटेलिक बॉल के वॉल्यूम में चार्ज दे सकते हो क्या? नो सर। यही बात हो जाएगी। नो सर। क्या किसी कंडक्टर के वॉल्यूम पे चार्ज दे सकते हैं? अगर आप जबरदस्ती दो भी दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर जबरदस्ती आपने वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया तो क्या होगा? चार्जेस में रिपल्शन Surface होगा पे तो आ सरफेस पे आ जाएंगे। ड्यू टू द रिपल्शन दे विल ऑटोमेटिकली सेटल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो यह मेरा पॉइंट था कि मेटल बोला या कंडक्टर बोला बच्चों, तो कंडक्टर के वॉल्यूम पे चार्ज नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कंडक्टर चार्ज को रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारे चार्ज ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएंगे? सरफेस पे। इसका मतलब क्या? व्हाट इज द क्विजी क्वेश्चन? अब एग्जांपल याद आ रहा है? क्विजी क्वेश्चन क्या है? अगर मैं दो मेटल की बॉल्स लूं, याद करो एक क्वेश्चन था आपने पूछा था, सबको जवाब दीजिएगा। अगर मेरे पास में दो मेटल की बॉल है, ए और बी, कौन कौन सी है? दो मेटल बॉल ए एंड बी। ए इज हॉलो and B is solid, which can accumulate, which can store more charge, which can accept more charge. बताओ। सॉलिड। सेम which सेम चार्ज। which can accept more charge। मैंने क्या बोला? अगर मेटल की बॉल है तो मेटल में तो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं होता, तो जितना चार्ज आपका हॉलो पे सरफेस पे आएगा, जितना चार्ज आपका हॉलो वाला सरफेस पे ले पाएगा, उतना ही चार्ज तो सॉलिड भी सरफेस पे ले पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या सॉलिड होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, चार्ज तो सरफेस पे आ जाता। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट मेन है, इस पे सब लोग अच्छे से विचार कर लो कि अगर मेटालिक बॉल है बच्चों, तो चाहे हॉलो, जिसने जवाब सॉलिड बोला था, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, क्योंकि दोनों के ही वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो जो भी चार्ज होगा वो दोनों की सरफेस पे होगा। अगर साइज सेम है तो बोथ कैन होल्ड, होल्ड मतलब कितना चार्ज रख सकता है? बोथ कैन होल्ड सेम चार्ज। बोलो, इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? तो बताइए। नो सर। एक बार सब लोग विचार कर लो भाई इस पॉइंट पे। तो ये उस सर सवाल का सेम जवाब चार्ज था जो कैसे आएगा आपने वो नहीं पूछा। समझा। अबे तो इतनी देर से और समझा रहा था मैं। नहीं, वो आखिरी में जो आपने समझा मैं सब सरफेस पे आएगा एंड वो इतनी देर से ये और क्या समझाया था भाई मैंने, कि अगर मेटल की बॉल होगी, अबे ये इतनी देर से भाई मैंने क्या समझाया, अगर मेटल की बॉल होगी, अगर सॉलिड भी है, तो भी सॉलिड पे तो सरफेस, सॉलिड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर भी दोगे, तो वो सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? आपका सरफेस पे आ जाएगा। मतलब सॉलिड होने का कोई मतलब तो निकला ही नहीं, चार्ज तो सरफेस पे ही रहेगा पूरा का पूरा। तो सरफेस पे रहेगा तो हॉलो की भी सरफेस पे है और सॉलिड की भी सरफेस पे। अगर दोनों की ही सरफेस पे रहेगा तो जितना, अगर 10 चार्ज ये इकट्ठा कर पाएगा तो 10 चार्ज ये इकट्ठा कर पाएगा। तो यही तो मैंने बताया कि अगर दो बॉल है जिनका साइज सेम होना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं, अगर सेम साइज की दो बॉलें हैं बच्चों, दो टेनिस की बॉल ले लो, अगर सेम साइज की दो बॉल हैं और एक सॉलिड भी है और एक हॉलो भी है, तब भी दोनों बराबर की बराबर चार्ज ही ले पाएंगे, क्योंकि इस पे भी सरफेस पे रहेगा और इस पे भी सरफेस पे रहेगा। समझे बात? बोथ कैन होल्ड द सेम चार्ज। बट इसी में अगर मैं एग्जांपल ले लूं, इंसुलेटर है सर। इसी में, हाँ सर दोनों में अगर फोर्सफुली चार्ज इंड्यूस किया जाए तो फिर ज्यादा चार्ज कौन होल्ड कर रखेगा? फोर्सफुल इंड्यूस करें मतलब Induce एक्स्ट्रा करें चार्ज दे, सॉरी इंड्यूस नहीं, अगर दे एक्सटर्नली चार्ज दे दोनों हॉलो और सॉलिड बॉल को, एक्सटर्नली हाँ। अगर चार्ज दिया जाए एक्स्ट्रा का, तो फिर होल्ड कौन ज्यादा कर पाएगा?
एक्स्ट्रा चार्ज मतलब जैसे इस पे 10 कूलम दे दिया। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी दोनों के पास 10-10 कूलम है, और मैं एक्स्ट्रा और मेरे को 5 कूलम डालना है, तो हॉलो वाला 5 मतलब हॉलो वाला नहीं। के पास में भी एक्स्ट्रा वो 15 आ सकते हैं या नहीं, ऐसा पूछ रहा था। हाँ वो तो देखो, जैसे आपने बोला कि एक सॉलिड है और एक हॉलो है। हॉलो है। आपने हम्म इसको, मैंने क्या बोला पॉइंट समझना, मान लो मैंने इसको 10 पॉजिटिव प्लस 10 कूलम चार्ज दिया, है हम्म ना, तो इसको दूंगा तो हाँ, प्लस 10 कूलम कहाँ बढ़ जाएगा, हॉलो है तो कहाँ बढ़ सरफेस पे। जाएगा। तो इसको भी सरफेस मैंने पे। 10 कूलम ही दिया, बट हाँ, इसको 10 कूलम कहाँ पे दिया था मैंने, वॉल्यूम पे दिया था, अंदर तो वॉल्यूम पे ऑटोमेटिकली दिया वो था। 10 कूलम कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में सरफेस पे। बोथ ऑफ देम आर गिवन द सेम चार्ज, दे कैन होल्ड द सेम हाँ चार्ज। बट अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि इसको अगर मैंने 10 कूलम दिया और इसको मैंने मान लो सॉलिड को +20 दे दिया, +20 कूलम, हाँ ये बोल रहे हो ना, हाँ, तो उस केस में भी सारा चार्ज आ तो कहाँ पे जाएगा, उस केस में भी सारा सरफेस पे। चार्ज आ तो कहाँ पे जाएगा, आपके सरफेस पे ही आ जाएगा। बट यहाँ पे हाँ, सरफेस पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और यहाँ पर सरफेस पे अच्छा, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो कहने का तात्पर्य कम क्या हो है गया कि सॉलिड के वॉल्यूम में पॉसिबल है ही नहीं। आप भले ही कितना किसी भी दो, तरह से 10 भी। कूलम, 20, 30, 40, 50, कितना भी दे दो, वो सारा ऑटोमेटिकली हाँ, कहाँ भग जाएगा, सरफेस भग जाएगा। दिस इज सरफेस माई पे। पॉइंट, ये मेन पॉइंट है। ये होल्ड वाला ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने बताया, बट दिस इज माय हाँ मेन ठीक। पॉइंट कि सॉलिड के वॉल्यूम में पॉसिबल नहीं है। बट इसी केस में बच्चों बताइए, अगर इंसुलेटर हो, सोच के देखिए, इंसुलेटर मतलब क्या टेनिस की बॉल में इंसुलेटर है, ये किसने किया, हाँ, क्या टेनिस की बॉल में, हम्म, हाँ, क्या टेनिस की बॉल में इंसुलेटर है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो 2 टेनिस की बॉल ले लो, रबर की बॉल ले लो, तो रबर भी इंसुलेटर है, बॉल ए बी। टेनिस की बॉल ऑब्वियसली कैसी होती है, हॉलो होती है, और Hol- उतनी ही बड़ी टेनिस की बॉल सॉलिड है। ध्यान सुने, ये मेन पॉइंट है कि एक हॉलो और एक सॉलिड, नाउ दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, इंसुलेटर। तो सॉलिड है तो अब अंदर भी मान होगा, और हॉलो है तो अंदर मान नहीं होगा। अब सुनो, हॉलो है तो क्या, अगर हॉलो है तो क्या वॉल्यूम में चार्ज दे सकते हो क्या, भले ही मेटल की हो या इंसुलेटर, अगर हॉलो है तो अंदर माल ही नहीं है, तो जब अंदर माल ही नहीं तो चार्ज दोगे कहां से, तो जो भी चार्ज हो गया वो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे। कितना Surface. चार्ज दिया, 1 2 3, बच्चों वाली बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है, तो 11 पॉजिटिव चार्ज मैंने उसको, 11 ही कि 10 है, 10 है शायद, 10. हाँ, तो 10 पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया, तो हॉलो में तो लफड़ा खत्म हो गया। मतलब क्या बच्चों, हॉलो में तो लफड़ा खत्म हो गया कि हॉलो है तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सिग्मा ही डिफाइंड है। बट अब सोचिए, अगर इंसुलेटर है और सॉलिड बॉल है, अगर इंसुलेटर के वॉल्यूम में जाके चार्ज देता हूं, क्या बोल रहा हूं सुनना, अगर इंसुलेटर के कहा जाके चार्ज देता हूं, वॉल्यूम में चार्ज जाके देता हूं, तो क्या इंसुलेटर में कंडक्शन पॉसिबल है क्या, अभी रिपल्शन तो यहाँ भी होगा क्या, बट क्या रिपल्शन के कारण अब ये चार्ज सरफेस जा पाएंगे क्या, नहीं। No. तो ये डिफरेंस है, ये मेन पॉइंट है कि कंडक्टर में भी वॉल्यूम पे दे तो सकते हैं, अगर आप दोगे फोर्सफुली तो वो वॉल्यूम पे चले तो जाएगा, बट रिपल्शन के कारण ऑटोमेटिकली वो कहां पे आ जाएगा, आपके सरफेस पे आ जाएगा। सही है क्या, बट इंसुलेटर के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि इंसुलेटर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचा सकता। सो दिस चार्ज विल नॉट, क्या बोल रहा हूं, दिस विल नॉट कम टू द सरफेस। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगी बच्चों, वो कौन सी होगी, अब ये चार्ज किसमें बढ़ रहा है, वॉल्यूम में, तो यहाँ जो डिफाइंड होगी वो क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज। रो। और कितनी होगी बच्चों, रो कितनी होती बताओ, Q by Charge रो volume. कितनी होगी, चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, πr क्यूब, समझे क्या, πr क्यूब।
तो इंसुलेटर के लिए रो भी डिफाइन होता है और इंसुलेटर के लिए सिग्मा। यहाँ पे कौन सा डिफाइन होगा, हॉलो है तो कौन सा डिफाइन होगा, सिग्मा। सिग्मा कितना लिखोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। चलेगा क्या, बोलिए, ये बात समझ में आई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बहुत छोटी सी बात है, मुझे नहीं लगता इसमें नहीं समझ में आने वाली कोई बात है। देखिए अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। ये क्यों बता रहा हूँ, ये आगे समझ में आ जाएगी मेरी बात। तो आगे से जब भी आप कोई चीज देखते हो ना, जब भी प्लास्टिक देखो, मेटल देखो, एक बार जरा इस पॉइंट को रिव्यू ले लीजिएगा कि मेटल के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जब तो थियोरेटिकली यहाँ पर पूछा जाता है, मैंने बोला अब यहाँ पे तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, बट अगर यहाँ पर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है तो अब यहाँ पे सरफेस में भी दे सकते हैं और वॉल्यूम में भी दे सकते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि जैसे खाना खाने वाला था ना, कुछ लोग पेटू होते हैं, पेटू लोग समझते हो पेटू क्या होते हैं, इसको अपन इससे कोरिलेट कर सकते हैं। पेटू लोग क्या होते हैं, जिनका पेट बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ऐसा होता है ना। तो भाई वो खाने में तो 10 रोटी में 2 रोटी में भी उनका पेट भर सकता है, बट अगर ज्यादा खाने की बात आ जाए तो ज्यादा खाना कौन खाता है, जो पेटू होगा वो बहुत सारा खाना खा सकता है क्योंकि उसका पेट बड़ा है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि इसके तो सरफेस पे ही चार्ज होगा, बट इसके वॉल्यूम पे भी क्या है, पॉसिबल है। तो अगर सॉलिड और हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर की बात करूंगा तो इस केस में ये जो है ये ज्यादा चार्ज को इकट्ठा कर सकता है क्योंकि उसके वॉल्यूम में भी चार्ज पॉसिबल है। तो ऐसा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बनता है, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, इस पर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। फिर मैं सोच रहा हूँ कि पोटेंशियल पढ़ूँ क्या, अभी फॉर्मूला बता दूंगा इसके में। ठीक है, अब जो लोग ग्रेविटेशन में आए थे वो ग्रेविटेशन की कॉपी खोल लेंगे, जो लोग ग्रेविटेशन में नहीं आए थे वो लोग यहाँ देखेंगे अभी। ठीक है, जो लोग ग्रेविटेशन में आए थे वो ग्रेविटेशन की कॉपी खोल लें, जो बता रहा हूँ पहले कॉपी निकाल लो, फिर जो बताऊंगा वो खोलना। ठीक है, हाँ। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के केस क्या होगा, फिर यहाँ से पढ़ के अपने को क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ना है वो किस किस के लिए। देखो यहाँ से पढ़ के क्या समझ में आया अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के लिए पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया आपको, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए पढ़ना है, फिर उसको फर्दर और क्लासिफाई कर देंगे किसके लिए पढ़ना है, मेटालिक स्फीयर के लिए पढ़ना है, क्या बोलते हो, एक किसके लिए पढ़ना है, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग। मतलब ठीक है। यहाँ से क्या समझ में आया कि यहाँ से क्या समझ में आया कि मेटालिक स्फीयर के लिए तो सॉलिड और हॉलो एक ही बात है। क्यों बच्चों, Yes, मेटालिक sir. स्फीयर के लिए तो सॉलिड और हॉलो एक ही बात है, एक ही बात है कि नहीं। क्यों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर हॉलो मेटालिक स्फीयर एंड सॉलिड मेटालिक स्फीयर के फॉर्मूले सेम ही होंगे, बट इंसुलेटर के लिए क्या, दोनों अलग अलग बात है। तो इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 केस बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, क्यों बच्चों, कौन कौन से बनेंगे, एक हॉलो इंसुलेटर और एक क्या बनेगा, सॉलिड इंसुलेटर। ये सब फॉर्मूले पढ़ना है, देख लीजिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटालिक स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटिंग स्फीयर। मेटालिक में दोनों एक ही चीज है क्योंकि सॉलिड होने से कोई महत्व नहीं है उसका, बट इंसुलेटर में दोनों पढ़ना है। बात चालू करूं, बात चालू करूं। तो सबसे पहले चालू किससे कर रहा हूं बच्चों में, मेटालिक स्फीयर से, फिर बात करूंगा मैं नॉन मेटालिक स्फीयर। ठीक है, देख लीजिए, अभी बंद होगा फिर से ज्वाइन करना है। ठीक है सभी को। सबसे पहले हेडिंग क्या है, ई एफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटालिक बोल रहा हूँ या कंडक्टिंग बोल रहा हूँ, एक ही बात है ना, स्फीयर। और मेटालिक है तो क्या, सॉलिड प्लस हॉलो एक ही बात है, क्या बोलते हैं बच्चों,
दोनों को अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हेडिंग डालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटालिक स्फीयर मे बी सॉलिड और हॉलो बोथ आर सेम। ठीक है, चलो तो स्फीयर बना लूं। ये बना लें, ठीक है। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। हाँ, मैंने क्या बोला सुनना, मैंने बोला इसको सॉलिड ही मान लो ना, ताकि आपके दिमाग में अच्छी पिक्चर बन जाएगी। हॉलो है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। इसको कैसा मान रहा हूं मैं, सॉलिड प्लस हॉलो मतलब एक ही बात है, दोनों के लिए कैसे सेम ही बनेंगे। इसको कैसा मान लिया बच्चों मैंने, सॉलिड। अब सुनो मैंने क्या बोला, a charge q is distributed on the solid metallic sphere, so what is the conclusion, अगर सॉलिड भी है तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पर। सरफेस पे। हॉलो है तो कोई तो लफड़ा ही नहीं, हॉलो है तो वैसे सरफेस पे, इसलिए सॉलिड वाले केस में इंपॉर्टेंट है। ये सॉलिड मेटालिक स्फीयर भी है तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे। लेट चार्ज बी क्यों, अगर बच्चों समझना चाहते हो तो चार्ज गिन लो, ये 15-20 पॉजिटिव चार्ज मैंने मेटल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए। ठीक है, अब फिर से ज्वाइन कर लो, चलो मुझे लगता है खत्म होने वाला है। हाँ, ये है मेटल का सेंटर सी। कितना टाइम बचा है, खत्म होने वाला है। चलो फिर से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, एक लिंक और भेज रहा हूं मैं, है ना।